भैया भाभी के लिए क्या उमा की सोच बदल पाई? मैं काफ़ी देर से करवट बदल रही थी। नींद आँखों से ओझल थी। आँखों ही आँखों में सुबह के 4 बजते हुए सुबह की ताज़ी हवा घरों को चीरते हुए अंदर आ रही थी। हर तरफ रोशनी फैली हुई थी। एक नज़र विक्की की ओर देखा। वो गहरी नींद में थे। पूरे दिन दौड़ धूप वही करते रहते हैं। मुझसे तो किसी प्रकार की सहानुभूति या अपनत्व की अपेक्षा नहीं करते वे लोग, लेकिन आज मेरे मन को एक पल के लिए भी चैन नहीं है बेड पर लेटी। माँ और भाभी का चेहरा बार बार आंखों के आगे घूम जाता था। उमा सोच रही थी कि क्या होगा अब बाबूजी और भैया की आज रात। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बाद दोनों की ही स्थिति को गंभीर बताया है। माँ परिवार की हेड है और मलका भाभी माँ। यदि दोनों में से किसी को कुछ भी हो गया तो परिवार बिखर जाएगा। इस प्रकार जोड़ लिया था उन्होंने भाभी को कि अपने साथ घर का कोई काम, कोई सलाह उनके बिना अधूरी थी। मैं ही उन्हें अपना ना पाई। एक पल के लिए भी मलका की उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी मैं। उसे प्यार करना तो दूर, उसकी शक्ल से भी मुझे नफरत थी। उसी के कारण माँ को भी परेशान करती रहती थी। न जाने आज क्यों मुझे लग रहा है उसके कारण मेरे परिवार की खुशियाँ छिन गई है। भैया का जीवन निराश हो गया। क्या माँ का जी नहीं चाहता होगा कि उनका घर आंगन भी पोते पोतियों की किलकारियों से गूंजे। आज के भी इस युग में रूप, गुण और शिक्षा से संपन्न महिला को भी कई बार अपमानताएं सहनी पड़ती है, लेकिन मेरे परिवार के सदस्यों ने तो उस अपाहिज को स्वीकार किया था। उसकी कई बार सेवा सुरक्षा की थी। शारीरिक और मानसिक संबल प्रदान किया था। भाभी के प्रति माँ को प्यार, मान सम्मान लुटाता देख मैं हिंसक की अग्नि में जलने लगी थी। ससुराल में अपना स्थान बनाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ा था। मुझे इस अंधी नारी के कारण भी कुछ कम परेशानी तो नहीं सहे थे। मेरे माता पिता दहेज के लोभी बन गए थे। कैसे समझाती इस समाज को कि उन्होंने यह सब मानवता के वशीभूत होकर दिया था, और मैं क्या एक पल को भी भाभी के किसी गुण से प्रसन्न हो पाई थी। मेरी दृष्टि में भाभी का जो काल्पनिक रूप था उससे तो वो जरा भी मेल न खाती थी। चिल्लाकर मैंने माँ से कही थी, यह तो ग्रहण है तुम्हारे बेटे के जीवन पर और तुम्हारे परिवार पर, एक श्राप है। माँ खामोश रह जाती थी। मेरे शब्दों पर उन्हें कभी कोई शिकायत नहीं थी। सुबह के 4 बज रहे थे, तभी फ़ोन की घंटी बजने लगी। कहीं कोई बुरी खबर न हो। धड़कते दिल से फ़ोन उठाया तो बाबूजी थे। उमा बेटी, तुम्हारी माँ की तबीयत कुछ ठीक है, लेकिन मलका अभी खतरे से बाहर नहीं है। मैं समय को कोस रही थी। क्यों बाबूजी विक्की के कहने पर घर आ गई थी। बाबूजी को भैया के पास बैठना चाहिए था। मानस अकेले थे। वे दोनों पर मुझसे ज़्यादा की अपेक्षा रखते भी न होंगे। उन्हें क्या मालूम हर समय मलका को सताने वाली उमा आज पश्चाताप की अग्नि में
इस तरह जल रही है। पहले भी तो वह कई बार अस्पताल आई थी, लेकिन तब मेरे मन से यही आवाज़ निकलती थी कि भाभी इस दुनिया से चली जाए और मेरे भैया के जीवन बंधनों से मुक्त हो जाए। एक पल को ना समझ पाई थी कि भैया का जीवन भाभी के बिना अधूरा है। माँ ने एक बार समझाया था कि एक बार वह इस घर की बहू बनी है तो अब वह मेरी बेटी भी बन गई है। उसकी देखभाल करना हमारा कर्म ही नहीं, हमारा धर्म भी है। और उनके मायके वालों का क्या कर्तव्य है? धोखे से अपनी बीमार बेटी दूसरे के पल्ले बांधकर खुद चैन की नींद सोए हैं। कहने को तो करोड़ों का मालिक है, लेकिन कर्म तो अच्छे ही नहीं हैं। फ़ोन पर फ़ोन करते हैं, टिकट भेजता हूँ, तुम लोग गोवा घूम आओ, लेकिन ये नहीं कि बीमार बेटी की सेवा करे। उमा उस समय मायके नहीं जाना जानती है, कल मेरे गले में हाथ डालकर बोली थी, माँ मेरी माँ और पिताजी से बढ़कर प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है। मेरा जी आप लोगों को छोड़ने को नहीं चाहता। बस तुमसे तो कोई मीठा बोले तो पिघल जाती हो। बड़ी मुश्किल से विक्की मुझे चुप करवाते देखा के संबंध मुझे हमेशा परेशान रहते थे। माँ के पास जाकर भी मलका को अपना ना पाती थी। मैं कितना प्रतिक्रोध क्या था। भैया के ब्याह पर मैंने उनके जैसे सुशील, शांत और महान व्यक्ति के लिए रिश्तों की क्या कमी थी। उन्होंने बीएड किया था, बाबूजी का लाखों का बिजनेस था, भैया दाहिने हाथ के समान उनकी मदद करते थे। मैं मचलकर बाबूजी से कहती, भैया के लिए सुंदर सी भाभी ला दीजिए ना बाबूजी। कहते, पहले तुझे इस घर से विदा करेंगे तब बहू आएगी यहाँ। पर मैं एक सहेली के समान भाभी के साथ रहना चाहती थी। हम उम्र ननद भाभी सहेलियों के समान ही तो होती है, पर मेरी किसी ने भी ना सुनी थी। उनका जिद था, हम तुझे इसी शहर में ब्याहेंगे, जब जी चाहे आ जाना। और धूमधाम से ब्याह दी गई थी मैं। आदर्श पति के समान विक्की रोज मुझे माँ से मिलवाने लाते थे। पूरा दिन माँ से बातें करती, मेरी पसंद के पकवान बनते, माँ बताती रहती थी भैया के रिश्तों के बारे में। बाबूजी भी पास बैठे रहते। भैया का स्वभाव कितना अच्छा था। उनकी आवाज़ की पारदर्शी सरलता से उनका आकर्षक व्यक्तित्व होता था। मुझे नाज था अपने भाई पर वे तो आदर्श पुत्र थे। अपने माता पिता के एक दिन माँ ने बताया था, तेरी निर्मला मौसी का पत्र आया है गोवा से। वो अपनी देवरानी की बेटी का रिश्ता करना चाहती है लक्ष्मण के साथ। ये वही निर्मला मौसी है जिन्होंने अपने माता पिता को बचपन में ही खो दिया था। दर्द की ठोकरें खाने के बाद भी उन्हें किसी ने सहारा न दिया था। अभागिन कहकर लोग धुतकार देते थे। मेरे दादा ने उन्हें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और सरपंजद में बियाहा था।